नमस्ते दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मैंने खुद जी है, या यूं कहूँ जिसे जीते जीते मैं बच निकली वो एक चमत्कार ही था। बरसों बाद भी जब रात को बारिश होती है, जब बिजली चमकती है, तब मेरी आंखें अचानक खुल जाती हैं और मुझे लगता है कि कोई मेरी पीठ सहला रहा है, धीरे धीरे, बहुत प्यार से, जैसे मेरी खाल नाप रहा हो। उस दिन से मैं कभी वापस नहीं गई रतनपुरा, और शायद मुझे जाना भी नहीं चाहिए। आइए शुरू करते हैं। उस साल बरसात कुछ ज़्यादा ही थी। मैं आपको पहले बताती हूँ कि मैं रतनपुरा कैसे पहुँची थी। मेरा नाम सुमन है। मैं एक छोटे से अखबार में रिपोर्टर हूँ, वैसी रिपोर्टर जिसे हमेशा वही काम सौंपा जाता है जो बाकी कोई नहीं करना चाहता। मेरे एडिटर साहब का कहना था, सुमन तू डरती नहीं, इसीलिए तू जाएगी। मैंने हंसकर हाँ कह दी थी। काश उस वक्त मुझे पता होता कि डरना क्या होता है। रतनपुरा एक छोटा सा गांव है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा के पास, घने जंगलों के बीच। वहाँ पहुँचने के लिए पहले बस, फिर ऑटो और आखिर में पैदल चलना पड़ता है। मैं वहाँ पहुँची थी एक खबर के पीछे, कुछ अजीब मौतों की खबर जो किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं थी। जिस दिन मैं पहुंची उसी सुबह वो घटना हो गई थी। चरवाहे जब जंगल की तरफ गए सुबह के 5 बजे, जब धुंध अभी पूरी तरह नहीं छौंटी थी, तो उनकी चीख सुनकर पूरा गांव जाग गया। मैं भी दौड़ी। पत्रकार की आदत होती है, जहां शोर वहां खबर। पर जब मैंने वो देखा, दोस्तों मैं आपको बताऊंगी, उस दिन से पहले मैंने कई हादसे कवर किए थे, सड़क दुर्घटनाएं, आगजनी, यहाँ तक कि एक बार नदी में बह गए लोगों की लाशें भी देखी थीं। पर उस लाश को देखकर मेरा पेट पलट गया। एक आदमी की देह पेड़ के नीचे पड़ी थी, पर उस देह पर खाल नहीं थी, 1 इंच भी नहीं। मांस जो होता है वो लाल होता है, मैं यह जानती थी, पर यहाँ मांस का रंग काला था, ऐसा काला जैसे कोई उसे अंदर से जला गया हो, जैसे उसकी रगों का खून ही सूख गया हो। और उसका चेहरा, अगर उसे चेहरा कहा जा सकता था, तो उस पर दर्द की कोई लकीर नहीं थी, न भय न पीड़ा, बस एक मुस्कान। वो मुस्कान जो इंसान की नहीं लगती थी, जो किसी ऐसी चीज़ की लगती थी जो दर्द के पार जा चुकी हो, जो मरते वक्त कुछ देख रही हो जो हम नहीं देख सकते। मैं वहाँ खड़ी थी, मेरे हाथ में कैमरा था, पर मैं एक भी तस्वीर नहीं ले पाई, बस देखती रही। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। कोई बोला जंगली जानवर होगा, पर कोई जानवर इस तरह खाल नहीं उतारता। कोई बोला किसी तांत्रिक का काम है। बातें होती रहीं, अनुमान लगते रहे। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे आई, झुकी हुई कमर, सफ़ेद बाल, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। लोग उन्हें दाई माँ कहते थे, गांव की सबसे बुजुर्ग, शायद 90 के पार। उन्होंने लाश की तरफ एक नज़र डाली, बस एक, और फिर उनके होंठ हिले, बहुत धीरे, जैसे वे खुद से बात कर रही हों। नहीं, यह वह है। सुनकर भीड़ में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई, जैसे एक पल के लिए हवा भी रुक गई हो। मैं उनके पास गई। पत्रकार होने के नाते मुझे सवाल पूछना था, पर उनकी आंखें देखकर मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। उनकी आंखों में डर नहीं था, कुछ और था, वो चीज़ जो डर से भी आगे होती है, जब कोई उस सच को जानता है जिसे वो जानना नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे देखा, मुझे, एक अजनबी को, और बोली, तुम बाहर से आई हो ना, तो सुनो, यहाँ से चली जाओ, आज रात होने से पहले। मैं गई नहीं, मुझे जाना चाहिए था, पर मैं गई नहीं, और उसी रात मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन शाम तक पूरे गांव में एक अजीब माहौल था। लोग अपने घरों में बंद थे, बच्चे खेलने नहीं निकले, दुकानें बंद हो गईं, सड़कें खाली। मैं अपने ठहरने की जगह पर बैठी नोट्स बना रही थी। खिड़की से बाहर बारिश हो रही थी, जंगल की तरफ से हवा आ रही थी, ठंडी, गीली, और उस हवा में बहुत हल्की सी एक खुशबू थी, जलती हुई चीज़ की। पर जलाया क्या जा रहा था ये मुझे उस वक्त नहीं पता था, बाद में पता चला। पर जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
अगली सुबह मैं दाई माँ के पास गई। वे गांव के एक कोने में रहती थीं, एक छोटे से घर में जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर पुरानी खपरेलें। घर के बाहर तुलसी का पौधा था, पर वो सूखा हुआ था और दरवाजे के ऊपर काली राख से कुछ निशान बने थे। मैं नहीं जानती थी उसका मतलब, जानती थी उसका बाद में जाना। दाई माँ बाहर ही बैठी थीं, जैसे मेरा इंतज़ार कर रही हों। मुझे देखकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, आ जाओ। मैं अंदर गई। घर के भीतर अंधेरा था, पर एक दिया जल रहा था और उस दिए की रोशनी में मैंने दीवार पर कुछ देखा। पुरानी तस्वीरें, हाथ से बनाई हुई एक औरत की, बेहद सुंदर औरत। यह कौन है? मैंने पूछा। दाई माँ ने जवाब नहीं दिया, बस बैठ गईं और बोलने लगीं। बहुत साल पहले की बात है। इस गांव में एक औरत रहती थी, रूपा। उन्होंने बताया कि रूपा इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। जब वो चलती थी तो लोग रुककर देखते थे। जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे घंटियां बज रही हों। उसकी त्वचा इतनी साफ और चमकदार थी कि गांव की बाकी औरतें उससे जलती थीं। उसकी शादी हुई गांव के एक जमींदार के बेटे से। शुरुआत में सब ठीक था, पर धीरे धीरे रूपा को पता चला कि उसके पति का संबंध किसी और औरत से है। उसने विरोध किया, लड़ी, घर में झगड़ा होने लगा और एक रात उसके पति ने उसे जीते जी आग लगा दी। कारण? ताकि वो फिर शादी कर सके, ताकि उसकी सुंदरी बीवी उसके रास्ते से हट जाए। गांव के लोगों ने आंखें मूंद लीं। उस जमाने में जमींदार से कौन पंगा लेता, पर रूपा जलते जलते चीखती रही थी और उसकी आखिरी चीख के साथ निकले थे शब्द, मेरी खाल जलाई है तुमने तो सुनो, मैं तुम सबकी खाल पहनूंगी, एक एक की, जब तक मुझे चैन न मिले। लोग हंसे थे, मरती हुई औरत का श्राप, कोई क्यों सुनता? पर दाई माँ उस वक्त वहाँ थीं, बस 12-13 साल की थीं, और उन्होंने देखा था कि रूपा की आंखें जलते जलते भी खुली थीं और उन आंखों में आंसू नहीं थे, कुछ और था, संकल्प था। कुछ महीने बाद गांव में पहली बिना खाल वाली लाश मिली, रूपा के पति की। उसके बाद से यह सिलसिला चलता रहा, कुछ साल का अंतर और फिर एक लाश, हमेशा बिना खाल के, हमेशा उसी मुस्कान के साथ। जब दाई माँ ने यह सब बताया तो मैं सुन रही थी, पर यकीन नहीं कर रही थी। मेरे दिमाग का एक हिस्सा कह रहा था कि यह अंधविश्वास है, पुरानी कहानी, किसी हत्यारे को छुपाने का तरीका। पर दाई माँ ने आखिर में जो कहा, उसने मुझे हिला दिया। बेटी, वो औरत जलकर मरी ज़रूर थी, पर उसकी आत्मा ने मौत को मानने से इनकार कर दिया। और जो आत्मा मरने से इनकार करे, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं। बस एक ही रास्ता है, उसका सच सामने आए। पर सच सामने आने देगा कौन? मैं वहाँ से उठकर आई। बारिश फिर शुरू हो गई थी और उस बारिश में मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर दाई माँ के घर की खिड़की में दीवार पर बनी उस सुंदर औरत की तस्वीर, उसकी आंखें मुझे देख रही थीं। मैं तेज़ कदमों से चली आई। पहली लाश के 3 दिन बाद मैं अभी भी गांव में थी। मेरे एडिटर के 2 बार फ़ोन आ चुके थे, खबर भेजो, पर मैं भेज नहीं पाई क्योंकि खबर अभी पूरी नहीं हुई थी। मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ और है, कुछ जो अभी सामने आना बाकी है, और वो सामने आ गया। उस रात तेज़ आंधी थी, पेड़ झूम रहे थे, बिजली बार बार कड़क रही थी। मैं अपने कमरे में थी, डायरी में नोट्स लिख रही थी। सुबह 5 बजे दरवाजे पर धड़धड़ाहट हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। गांव का एक आदमी था, सांस फूली हुई, चेहरा सफ़ेद। मैडम जी। दूसरी लाश। मैं दौड़ी। इस बार लाश गांव के चौकीदार रामू की थी। 50 साल का था। हर रात वो गांव में चक्कर लगाता था। सब उसे जानते थे, पर जो पड़ा था गांव की उत्तरी सीमा पर, वो रामू नहीं लग रहा था। वो एक देह थी जिस पर एक भी त्वचा नहीं थी। वही काला मांस, वही भयानक मुस्कान, पर इस बार कुछ नया था। लाश के पास की मिट्टी पर निशान थे, पैरों के निशान, छोटे, बारीक,
स्त्री के पैरों जैसे। मैंने झुककर देखा और मेरी सांस रुक गई। उन निशानों में खून नहीं था, सिंदूर था, लाल नहीं, गहरा लाल, ताजा। मैंने अपने कैमरे से तस्वीरें लीं। तस्वीर खींचते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं इसे छुपा रही थी खुद से, पर सच यह था कि मैं डर रही थी। एक पत्रकार को डरना नहीं चाहिए, पर इंसान को डर लगता ही है। उस दिन पूरे गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। न कोई बोला, न कोई हंसा। मैंने नोट किया, वो पैरों के निशान जंगल की तरफ से आए थे और जंगल में वापस गए थे। वो निशान गोल नहीं थे जैसे इंसान के होते हैं, थोड़े लंबे थे जैसे कोई नंगे पांव बहुत धीरे धीरे चला हो। और उन निशानों के बीच बीच में बहुत बारीक, मैंने मुश्किल से देखा, कुछ और था। धागे के टुकड़े, पतले पारदर्शी धागे, जैसे कोई कुछ सिल रहा हो। मैं वहाँ से उठी, चारों तरफ देखा, जंगल की तरफ। एक पल के लिए मुझे लगा पेड़ों के बीच कुछ हिला, सफ़ेद, बस एक झलक, और फिर कुछ नहीं। दाई माँ उस भीड़ में नहीं थीं इस बार, पर शाम को जब मैं उनसे मिली तो उनके चेहरे पर एक भाव था जो मैं नहीं समझ पाई। राहत, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यह होगा। यह तो शुरुआत है, वो बोली। वह अभी भूखी है। कौन? मैंने पूछा। दाई माँ ने मुझे देखा। रूपा। उस रात मैं सो नहीं सकी। खिड़की बंद थी पर हवा अंदर आ रही थी, और उस हवा में एक औरत के रोने की आवाज़ थी, बहुत दूर से, बहुत धीमे, पर थी। उसके बाद से गांव बदल गया, धीरे धीरे, इस तरह जैसे कोई बीमारी फैलती है। पहले एक को होती है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। पर यह बीमारी बदन पर नहीं चढ़ती थी, यह दिमाग पर चढ़ती थी। रात को लोग उठने लगे चीख कर। सपने में क्या देखते थे कोई ठीक से बता नहीं पाता था, बस यही कहते, कोई था, पास था, मुझे छू रहा था। दरवाज़ों पर निशान मिलने लगे। दरवाज़ों पर नाखून के निशान, गहरे, जैसे किसी ने लकड़ी पर पंजे मारे हों। एक घर में, बच्चों वाले कमरे में, सुबह उठकर देखा तो खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान थे, बाहर से, पर खिड़की ज़मीन से 12 फुट ऊपर थी। मैंने सब लिखा, सब रिकॉर्ड किया, पर जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करता रहा वो था एक आदमी की बात। उसका नाम था भैरव, 30 साल का, खेतों में काम करता था। एक शाम वो चौपाल पर बैठा था, कई लोग थे वहाँ, और उसने अचानक बोला, कल रात मुझे लगा कोई मेरे कमरे में था। मेरी बीवी सो रही थी, मैं भी लगभग सो चुका था, पर तभी महसूस हुआ कोई मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा है। लोग चुप होकर सुन रहे थे। मैंने सोचा बीवी होगी, पर वो तो मेरे सामने थी। तो फिर पीछे कौन था? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने पलटने की कोशिश की, पर जिस्म नहीं हिला, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। और वो हाथ, वो मेरी पीठ पर ऐसे फेर रहा था जैसे कोई कपड़े की नाप लेता है। उस रात भैरव घर नहीं लौटा। सुबह उसकी खोज की गई, नहीं मिला। 3 दिन बाद जो मिला वो एक लाश थी, जंगल के किनारे, बिना खाल के, मुस्कुराती हुई। मैं उस दिन बहुत रोई, रात को अकेले अपने कमरे में। मैंने भैरव को देखा था, उससे बात की थी। वो एक इंसान था, असली, और अब वो नहीं था। मैंने उस रात एडिटर को फ़ोन किया और कहा, मुझे और वक्त चाहिए। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि यह खबर नहीं है, यह कुछ और है। वे समझे नहीं, पर मैंने फ़ोन रख दिया, और मेरी खिड़की के बाहर उस रात बारिश में मुझे फिर वो दिखा, सफ़ेद, इस बार थोड़ा साफ। एक औरत की परछाई खड़ी थी, बस खड़ी थी और देख रही थी मुझे। उसी हफ्ते गांव में एक नई औरत आई, नाम था मीरा। वो कहाँ से आई, किस लिए आई, कोई नहीं जानता था। बस एक सुबह गांव की पनघट पर थी, पानी भर रही थी। लोगों ने देखा, फिर देखते रहे, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, असाधारण रूप से सुंदर। पर एक बात अजीब थी, वो हमेशा लंबा घूंघट रखती थी, चेहरे से नहीं,
वो दिखता था, पर गर्दन से नीचे हमेशा कपड़ों से ढकी रहती थी, यहाँ तक कि गर्मी में भी पूरी बाहें। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। पत्रकार होने के नाते हर नए चेहरे से बात करना मेरी आदत है। मीरा बोलती कम थी, पर जब बोलती उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी, जैसे आवाज़ बहुत पुरानी हो, बहुत थकी हुई। एक दिन उसने मेरा हाथ थाम लिया, बस यूं ही जैसे अभिवादन में, और मैं चौंक गई। उसका हाथ गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म, पर साथ ही नम भी, जैसे भाप जैसा। मैंने जल्दी से हाथ छुड़ाया। उसने मुस्कुराकर देखा। उस मुस्कान में मुझे नहीं पता क्यों मुझे वो मुस्कान याद आई जो लाशों के चेहरे पर थी। मैंने खुद को कहा, सुमन, दिमाग ज़्यादा चल रहा है। पर रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मेरा हाथ अभी भी जल रहा था। वहाँ जहाँ मीरा ने छुआ था, गांव के कुछ मर्द उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, पर जो भी उसके ज़्यादा पास जाता, अगले दिन वो थका हुआ दिखता, जैसे रात भर सोया न हो। एक औरत ने मुझसे कहा, मैडम जी, कल रात मेरे मर्द को पता नहीं क्या हो गया, उठकर बैठ गया। बोला, कोई मुझे बुला रहा है। मैंने रोका तो नहीं माना, बाहर गया। आधे घंटे बाद वापस आया तो खाली खाली आंखें थीं। मैंने पूछा, कहाँ गया था? बोला, याद नहीं। मैंने मीरा के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, पर कुछ नहीं मिला। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आई। दाई माँ से पूछा, उन्होंने मीरा का नाम सुनते ही आंखें बंद कर लीं। यह नाम मत लो। क्यों? वो चुप रहीं। दाई माँ, यह कौन है? धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोलीं और बोलीं, रूपा को नई खाल मिल गई। उस रात मैंने एक फैसला किया, मैं मीरा का पीछा करूंगी। मुझे पता था यह खतरनाक है, पर मैं एक पत्रकार हूं और सच से डरना मेरे लिए नहीं था। कम से कम यही मैं खुद को समझाती रही। रात के 11 बजे मीरा अपने घर से निकली। मैंने दूरी बनाकर उसका पीछा किया। वो जंगल की तरफ जा रही थी। मेरे पैर रुकना चाहते थे, पर मैं चलती रही। जंगल में पेड़ घने थे, बारिश की वजह से ज़मीन गीली थी। मेरे पैर बार बार फिसलते थे। मैं अपनी टॉर्च नहीं जला सकती थी, वो देख लेती। अंधेरे में मैं बस उस सफ़ेद कपड़े को देखकर चल रही थी जो उसने पहना था। वो एक बड़े पेड़ के पास रुकी। मैंने एक पेड़ की ओट में खुद को छुपाया और देखा, मीरा ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया। पीछे से उसके बाल लंबे और काले थे। फिर वो थोड़ा मुड़ी और मेरी सांस रुक गई। उसका चेहरा, हाँ, सुंदर था, पर उसकी गर्दन से नीचे चांद की रोशनी में मुझे दिखा, त्वचा पर सिलाई के निशान थे, जैसे कोई कपड़ा सिया हो, जैसे खाल को जोड़ा गया हो। पतले पतले धागे, वही जो मैंने सिंदूर के निशानों के पास देखे थे, उन निशानों से त्वचा को जोड़ा गया था। और जैसे मैंने देखा, वैसे ही वो त्वचा धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे सांस ले रही हो, जैसे जी रही हो। और फिर एक जगह से फट गई। उस फटी जगह से अंधेरे में एक और रंग दिखा, काला। वही काला जो मैंने लाशों पर देखा था। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी। मैंने अपना मुंह दोनों हाथों से दबाया, पर शायद कोई आवाज़ निकल गई, क्योंकि मीरा ने पलट कर देखा। उसकी आंखें, दोस्तों, मैं आपको बताऊं, उन आंखों में वो नहीं था जो इंसानी आंखों में होता है। वहाँ एक भूख थी, एक ऐसी भूख जो सदियों से नहीं मिटी थी। और वो भूख उस पल मुझ पर टिकी थी। मैं भागी, जितनी तेज भाग सकती थी। पैर कांप रहे थे, जमीन गीली थी। एक बार गिरी, घुटने छिल गए, उठी और फिर भागी। पीछे से आवाज़ आई। वो आवाज़, दोस्तों, मैं भूल नहीं सकती उसे। भाग क्यों रही हो? धीमी, मीठी, बिल्कुल शांत, तुम्हारी खाल बहुत सुंदर है। वो आवाज़ ऊपर से आ रही थी, पेड़ों से, जैसे हवा में घुली हो। मैंने नहीं देखा पीछे, बस भागती रही। पर फिर जंगल में एक जगह मैं रुक गई, क्योंकि रास्ता नहीं था। तीनों तरफ घने पेड़, और उन पेड़ों पर मेरी टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कुछ लटक रहा था, पतला, झिलमिलाता। मैंने टॉर्च ऊपर की,
और वो था खालें, पुरानी सूखी खालें, एक दो नहीं कई। पेड़ों की डालियों पर लटकी थीं जैसे कपड़े सुखाए जाते हैं, और हर खाल पर एक चेहरा। मैंने देखा वो चेहरे हिल रहे थे, आंखें खुल रही थीं और बंद हो रही थीं, जैसे वो लोग अभी भी वहाँ थे, अपनी अपनी खाल में कैद, जीते हुए, मरे हुए भी नहीं, जिंदा भी नहीं, बीच की किसी जगह। मैं वहाँ खड़ी थी और मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहुत पास, ये सब वो हैं जो मुझसे मिले। मीरा थी, पर अब वो मीरा नहीं लग रही थी। उसकी खाल जो उसने पहनी थी वो धीरे धीरे उतर रही थी, चुसिया रही थी, और नीचे से जो दिख रहा था वो रूपा थी, बिना त्वचा की, काली, सदियों की पीड़ा से जलती हुई। और उसकी आंखों में वो भूख, वो वही भूख जो तब भी थी जब वो जल रही थी। मैं चीखना चाहती थी पर आवाज़ नहीं निकली। वो आगे आई, धीरे धीरे। उसके पैरों के नीचे से सिंदूर निकल रहा था, जैसे उसके शरीर से रिस रहा हो। मैं पीछे हटती रही। डरो मत, उसने कहा, और मैं और डर गई, क्योंकि उसकी आवाज़ में दर्द था, सच्चा दर्द, इंसानी दर्द। तुम समझोगी। मैं समझना नहीं चाहती। मेरी आवाज़ कांप रही थी। समझना होगा, उसने कहा। और फिर कुछ हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। उसकी परछाई ज़मीन पर जो थी वो अलग होने लगी, ज़मीन से उठने लगी और औरत का रूप लेने लगी। एक नहीं, 3 परछाइयाँ, 3 अलग अलग दिशाओं से मुझे घेरते हुए। हम सब रूपा हैं, वो बोली एक साथ। हम वो हिस्से हैं जो उसने तोड़े थे। जब खाल जलती है तो आत्मा के टुकड़े हो जाते हैं। हर टुकड़ा अलग भटकता है, हर टुकड़ा भूखा है। पेड़ों पर लटकी खालें हिल रही थीं, उन चेहरों की आंखें मुझ पर थीं। और तभी मुझे याद आया, दाई माँ ने कुछ कहा था। उन्होंने कहा था, एक ही रास्ता है, उसका सच सामने आए। मैं एक पत्रकार हूँ, सच सामने लाना, यही मेरा काम है। रूपा, मैंने उसका नाम लिया। परछाइयाँ रुक गईं। मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ, 1 पल, 2 पल। सच में? उसकी आवाज़ में अविश्वास था, सदियों का। हाँ। और तब उसने मुझे बताया। उसने बताया कि वो सिर्फ खाल नहीं लेती, वो उस इंसान की पहचान लेती है, उनकी यादें, उनकी भाषा, उनका तरीका। जो उसके शिकार होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। उनकी खाल में उनकी आत्मा कैद रहती है। वो पेड़ों पर लटकती खालें, वो सब अभी भी जी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर बोल नहीं सकते। मैं उन्हें पहनकर जीती हूँ, उसने कहा, क्योंकि मेरी अपनी खाल जला दी गई थी। मैं बस जीना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ टूट गई। दोस्तों, मैं आपको कुछ बताती हूँ। उस पल, उस जंगल में, उस डरावनी रात में मुझे रूपा से डर नहीं लगा। मुझे उसके लिए दर्द हुआ। एक औरत जिसे जिंदा जलाया गया, जिसकी चीख को किसी ने नहीं सुना, जो मरते हुए भी नहीं मरी क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला। वो राक्षस नहीं थी, वो एक घाव थी, एक ऐसा घाव जो कभी भरा नहीं। तुम चैन से सोना चाहती हो? मैंने पूछा। हाँ। तो मुझे उस आदमी का नाम बताओ, उसके ख़ानदान का नाम, जिसने तुम्हें जलाया। एक लंबी चुप्पी, और फिर उसने बताया, अगले दिन पुलिस स्टेशन। मेरे हाथ में वो नाम था, मेरे पास वो सारे नोट्स थे, सारी तस्वीरें, सारे सबूत। यह कहानी मैंने छापी, न किसी अखबार में, एक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां लाखों लोगों ने पढ़ी। रूपा की कहानी, उसकी हत्या, उसका इंसाफ। उस जमींदार के ख़ानदान के लोग अभी भी थे। उनके पास ज़मीन थी, पैसा था, पर जब सच सामने आया, वो सच जो सदियों से दबा था, तब कुछ हुआ। रातों रात नहीं, धीरे धीरे, पर हुआ। जांच शुरू हुई, पुराने रिकॉर्ड खुले, लोग बोले, और रतनपुरा में
उसी रात जब मेरी खबर छपी, गांव वालों ने बताया कि जंगल में एक अजीब रोशनी दिखी, नीली, कुछ देर रही और फिर बुझ गई। सुबह जो लोग बदले हुए थे, जिनकी आंखें खाली थीं, वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। मीरा, वो कहीं नहीं थी। पेड़ों पर खालें नहीं थीं। दाई माँ से मिलने गई तो वो बाहर बैठी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। गई वो? मैंने पूछा। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। कहाँ? जहाँ उसे जाना था। पर दोस्तों, यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली डर अभी बाकी है। जब मैं रतनपुरा से वापस शहर आई, अपने घर पहुँची तो नहाने गई। शीशे के सामने खड़ी थी और तभी मेरी पीठ पर बहुत हल्के से एक सिलाई का निशान, एक छोटा सा। जहाँ मीरा ने उस जंगल में मुझे छुआ था, मैं कांपते हाथों से उसे छूने लगी और तब आवाज़ आई, बहुत धीरे, मेरे कान में, जैसे कोई फुसफुसाए। तुमने मेरी कहानी सुनाई, शुक्रिया। पर एक बात और है, जो मरते हैं अन्याय से, वो जाते नहीं। वो इंतज़ार करते हैं। किसका? अगले का। और वो निशान मेरी पीठ पर अभी भी है। यह थी खाल उतारने वाली पिशाचिनी की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो फुसफुसाहट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक और शेयर करें ताकि यह आवाज़ और लोगों तक पहुँचे। और हाँ, अगली बार जब कोई आपकी पीठ सहलाए, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि वो कोई है या नहीं। फुसफुसाहट, जहाँ डर फुसफुसाता है।